अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। मुल्की सियासत में मुज़ाकराती अमल का तस्करा जारी है, लेकिन उससे पहले एक कानून साजी जो की जा रही है उससे आगाज़ करते हैं। पेका एक्ट का तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली में आज पेश किया गया और ये कहा जा रहा है कि फ़ेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा दी जाएगी, 6 महीने के अंदर फ़ैसला किया जाएगा, जुर्माना भी इसमें शामिल है। और वफाकी वज़ीर कानून ने यह भी कहा कि कन्विक्शन रेट पाकिस्तान के अंदर ख़ासा कम है। इस सूरत हाल में जहाँ पर एक तासुर ये भी है कि फ़ेक न्यूज़ से बहुत सा नुकसान पहुँच रहा है मुल्की मईशत को भी। सोशल मीडिया पे जो फ़ेक न्यूज़ का हम एक देखते हैं ट्रेंड बन जाता है हर सियासी हैपनिंग के बाद, उसकी रोकथाम भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ये कंसर्न भी है कि सिविल लिबर्टीज़ के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए और जो सियासी राय है उसको कायम करने की आज़ादी को भी कदगन लगाई जा सकती है। इसकी आड़ में ये भी कंसर्न्स मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में जिस तरह तहरीक इंसाफ के दौर में जब पेका एक्ट में सज़ा का इजाफ़ा किया गया, तनकीद हुई, क्या इस मरतबा ये कानून साजी एक्चुअली फ़ेक न्यूज़ को कर्टेल करने के लिए की जा रही है या अपोजिशन के लिए की जा रही है? मुज़ाकराती अमल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि हम तहरीरी तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड है तहरीक इंसाफ का उसको रिस्पॉन्ड करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील पर शायद हुकूमत रजामंद ना हो सके, जिससे डेडलॉक क्रिएट हो जाए। ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि अब इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच चुकी है तहरीक इंसाफ, ये कितना ठीक है? और क्या इसके बाद मुज़ाकराती अमल का जो मीनिंग है वही ख़त्म हो चुका है? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा इससे पहले कि मुल्की सियासत की बात हो और डील का तस्करा हो, लेकिन जो पेका एक्ट है जिस पर तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत में जब सज़ा में इजाफ़ा किया गया था तो ख़ासी तनकीद भी हुई, ग़ालिबन आप भी उसके मुतासरीन में से एक हैं। अब जो कौमी असम्बली में बिल पेश हो रहा है जिस पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि फ़ेक न्यूज़ का एक क्राइसिस तो मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह हमने डी चौक के हवाले से AI जनरेटेड इमेजेस देखे, या इसके अलावा फ़ेक न्यूज़ का एक अंबार है जिसको कर्टेल करना मुश्किल है, चैलेंज तो मौजूद है। लेकिन इस तरह की कानून साजी से आपको लगता नहीं है कि अक्सर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी किया जाता है? तो किस तरह देख रहे हैं इस कानून साजी को आप? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो कानून तो बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी उसको कैसे अप्लाई किया जाए या किस तरीके से जो फेक न्यूज़ है उसको कटहरे में लाया जाए। मकसद ये कि नए लॉ बनाना और इस किस्म के लॉज जिसमें जो कि बिल्कुल ही सिविल लिबर्टी के खिलाफ हो कि आपको बेल ना मिले, 5 साल कैद हो, FIA के पास लॉज मौजूद हैं। ऐसा कोई लॉ मैं समझता हूँ, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। मैं जब अरेस्ट हुआ तो इन्होंने रात को ऑर्डिनेंस पास करवा लिया और सुबह मेरे पे ये का ऑर्डिनेंस लगा दिया। तो वो हाई कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट ने उसी वक्त जब मैं अरेस्ट था तो उसको खत्म भी किया। ये गवर्नमेंट को जो भी हुकूमत वक्त होती है वो चाहती है कि सख्त से सख्त लॉ बनाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, नेचुरली बाहर की दुनिया में भी फेक न्यूज के तदारक के लिए लॉज हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और फौरी तौर पर सजाएं भी होती हैं। यहाँ प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट अगर किसी से वैसे ही रिवेंज लेना हो तो ये लॉज लगा देते हैं। अदरवाइज यहाँ की प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती अगर लॉज मौजूद हो। तो ये कह देना कि जी बेल ही ना मिले 5 साल, तो मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पूरी दुनिया में बेल अक्यूज का राइट होता है कि आप उसको दें। तो यहाँ पे अगर ये लॉ पास करेंगे तो मैं तो उसकी हिमायत नहीं करूंगा, बल्कि उसकी पुरजोर मुखालफत करूंगा। ठीक है। इस पे नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले आमिर साहब आपकी ओपिनियन चाहूँगा। ये पीका एक्ट के हवाले से जो मोहसिन बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि ये सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दें उसको। अब अगर 5 साल सज़ा हो, 20 लाख रुपए जुर्माना हो, तो आपको लगता है कि इसका बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया जाएगा, कोई पॉलिटिकल बाइस नहीं होगा और जो भी हुकूमत होगी वो अपोजिशन को टारगेट ही नहीं करेगी इसके थ्रू? देखें, जब अगर हम असूली बात करेंगे तो कोई भी जो कदगन है वो दुरुस्त नहीं करार पाएगी और उसका सही और गलत इस्तेमाल
इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है। आज एक हुकूमत है, कल दूसरी होगी। जब इमरान खान चाह रहे थे 1 करोड़ रुपए जुर्माना या पता नहीं कितना करने का और सारा सब कुछ, तो उस वक्त जो मालिकान थे उन सब ने इसको रजिस्ट किया था। और मुझे याद है कि एक ने कहा कि आज आप हैं, आज आप हमें नहीं पकड़ेंगे तो कल तो हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। वो उस वक्त फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत मास्टर थे। और आज हम सब फंसे हुए हैं इस फेक न्यूज़ के हाथ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो भी कानून बने हम साफ़ती आज़ादी के नाम पे उसकी मुखालफत ज़रूर करें? हमारा काम है, अगर हमारी तंजीमें हैं और ज़िंदा वजूद रखती हैं, जैसे मरियम नवाज़ जब बना रही थी, मैं उस कानून के आज भी हक में हूँ। मैंने कहा था कि जो खिलाफ चीज़ें हैं आप और हम सब हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें वो कर दी थी जो आईनी तौर पे हाई कोर्ट का मैंडेट था, जिसकी वजह से स्टे हो गया। अब हुकूमत कानून बना ले, आप कोर्ट्स पे जितना मर्जी कर लेंगे, जो प्रेशर आ रहा है जो मर्जी करें, लेकिन रुक जाएगा। लेकिन कहीं ये भी बात करनी चाहिए ना कि जिन लोगों का कारोबार बिजनेस ही फेक न्यूज़ है उनके ऊपर क्या होगा, ये भी तो देखना चाहिए ना। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी 100% कोशिश होती है, चाहे जितना मर्जी कोई खबर भेज रहा हो, मैं उसकी तस्दीक के लिए जाता हूं। अगर हम सिर्फ ये अपना लें असूल तो हम बच सकते हैं। लेकिन यहां तो डॉलर्स कमाने के लिए एक भेड़ चाल चली है, और जिसको हमारी स्टेट हुकूमत जो मर्जी लफ्ज यूज करें, उन्होंने इतना रास्ता दिया है कि जो मर्जी 2 नंबर काम कर लें आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं, इस पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों का भी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। मलिक साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि वेस्ट में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता फेक न्यूज़ को, लेकिन वहाँ लाइबल लॉज मौजूद हैं, वहाँ डेफेमेशन का क्लेम आप जाकर करेंगे तो अदालत आपको इंसाफ देगी। यहाँ पर अगर हुकूमत लेजिस्लेशन से पार्टी बन जाए और उसने फैसला अगर करना है कि कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है, कौन हकीकी बात कर रहा है, तो फिर जो सियासी बायस है उसका क्या होगा? देखिए मुजम्मिल साहब, हमारे यहाँ ये एक मसला तो हमेशा से रहा है कि जो हद तक इज़्ज़त का कानून है उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत वक्त के साथ साथ महसूस की जाती रही है। सोशल मीडिया आने के बाद अब बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो अदालतें भी कहती हैं कि हमारी डोमेन में नहीं आती। साइबर क्राइम जो है उस पर उनकी राय ये है कि जो पुराना कानून है उसमें जब तक अगर तरामीम नहीं होती, सही तरीके से आप वजाहत के साथ ये नहीं देख लेते कि किस जगह पे फेक न्यूज़ हुई, प्रोपेगेंडा कहाँ तक है और उसके मकासद क्या हैं, तो उस तरीके से सज़ा भी नहीं दी जा सकती। ये मसला आज का नहीं, बड़ा पुराना है कि आप झूठी खबरें फैला के, झूठा प्रोपेगेंडा करके पूरी सोसाइटी को एक हिजानी कैफियत में ले जाते हैं। मुझे आज भी याद है, बड़ी पुरानी बात है, अखबार के अंदर एक जो है वो बैंक के हवाले से, एक कमर्शियल बैंक के हवाले से ये खबर छपी कि उसको नेशनल बैंक में मर्ज किया जा रहा है। उसके अगले रोज बैंक से ऐसे खातेदारों ने अपनी रकमें निकलवाई कि उस बैंक को फिर औने पौने दानों जो है वो फरोख्त करना पड़ा। ये जो एजेंडा रहा है माजी में भी कि हमने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इदारों को तबाह किया। आप छोटी सी मिसाल दें, PIA के हवाले से आपको याद होगा, बड़े आराम से कह दिया गया कि नहीं जी नहीं, वो मिनिस्टर साहब का बयान था, लेकिन उसकी बुनियाद पे आपके तमाम पायलट्स को, उनके लिए नौकरियां, उनके बाहर आपकी जो फ्लाइट्स थी, जितना बड़ा धचका लगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैं समझता हूं कि कानून साजी, जो भी आमिर साहब बात भी कर रहे थे कि कानून साजी भी हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तमाम साफ़ी तंजीमें हैं वो अपना इनपुट भी दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बंद तो बांधना पड़ेगा। अब कोई शख्स उठता है जो मर्जी कह देता है, जिससे कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 10 अरब रुपये ऑफर किए हैं पनामा केस से पीछे हट जाने के लिए। कहाँ है वो मामला? यानी आप एक शख्स को, उसकी पूरी सियासत को आपने दाव पर लगा दिया, आपने उसकी करैक्टर एसेसिनेशन कर दी, आपने उसे जो है एक रिश्वत देने वाला जो है वो मलिक साहब, लेकिन देखिए ना, आज़म नज़ीर तारिक साहब ने, मलिक साहब वज़ीर कानून, ये कह रहे हैं कि 80% केसेस के फैसले हो जाते हैं मगरिब में, हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आपने नया कानून बना लिया, ठीक है, लेकिन उस कानून के तहत सजाओं की रेशो तो पहले ही इतनी कम है, नए कानून से वो रेशो कैसे बढ़ जाएगी? देखिए ये बात दो चीजें ना, एक मामला है हमारे अदालती निज़ाम का कि वहां मुकदमात के फैसले नहीं होते, दूसरा मसला है आपके कानून में सुकम का। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है कि कानून में जो सुकम है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि अदालतों के पास कोई ये लॉजिक न रहे कि जी इस वजह से हमें लोग छोड़ने पड़ते। लेकिन हमारा एक ट्रेंड भी बन चुका है। देखिए कोई बड़ी से बड़ी फेक न्यूज, बाज यूट्यूबर्स हैं, इतनी बड़े प्रोपेगेंडा करते हैं,
अदालत में पेश होते हैं, उसी रोज उनकी अगले दिन जमानत ले ली जाती है। और वहां पे जो जज साहिबान बैठे होते हैं वो बड़े जो है सख्ती से पेश आते हैं प्रोसिक्यूटर के साथ कि क्यों पकड़ के लाएं जी आप इस जर्नलिस्ट को। तो मेरे ख्याल में ये जब तक आप इस पे किसी फैसला कुन मरले पे नहीं जाएंगे, ये सोसाइटी इसके साथ चल नहीं सकेगी। फेक न्यूज की मौजूदगी में ना आपकी इकानमी चल सकती है, ना मुआशरा चल सकता है, ना आपकी अखलाकियात रह सकती है, ना आपके यहाँ कोई और चीज जो है हुकूमत चल सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि जिसके पास जितनी झूठी खबर होगी इतना ही आपको बदनाम कर देगा। तो मेरे ख्याल में एक मौका आ गया है अब इस बात पे कि आपको एक कानून को भी दुरुस्त करना है, उसके साथ साथ अदालतों से भी ये कहना पड़ेगा। बेशक आप कोई उसके लिए कोई नया फोरम बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर करना पड़ेगा। इस तरीके चल नहीं सकता कि आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें और उसके बाद 10 साल मुकदमा चलता रहे, 10 साल के बाद बिलाखिर खुद ही मुकदमा जो है वो खत्म हो जाए। चैलेंज को कंट्रोल ऐसे चीजें अब मेरा नहीं ख्याल चल सकेंगी। ठीक है, ठीक है मोहसिन बेग साहब, इससे पहले कि हम मुज़ाकराती अमल की बात करें, एक रिकैप अगर किया जाए तो अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला आया है, इसके ऊपर पहले तो ये बयानिया सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि चूँकि मज़हब के नाम पर एक चैरिटी की कॉज के लिए एक चीज़ की थी तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन ने, तो इसीलिए हमें जेल में डाल दिया गया। नंबर 1 इस पे कमेंट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो पीटीआई की लीडरशिप है खासी कॉन्फिडेंस में है कि ये फैसले रिवर्स हो जाएंगे, ये स्टैंड ही नहीं कर सकते, ये वाकई इतना कमज़ोर केस है? देखें, केस तो ओपन एंड शट है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि उन्होंने ब्लैकमेल करके उस शख्सियत से पैसे लिए और ये कह देना कि जी मजहबी तालीमात के लिए वो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और फिर ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं इनके नज़दीक से तो इस्लामी या मजहबी कोई चीज़ तो है नहीं। ये सारा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये टिल्ट करने के बड़े आदी हैं। अब अपील उनका हक है इस केस में। जैसी हमारी अदलिया परफॉर्म कर रही है, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। ये एक पैटर्न चला आ रहा है कि उसको जो फेवर्स अदलिया से मिल रही हैं वो अनप्रेसिडेंट है, पहले किसी को मिली नहीं। लेकिन केस बहरहाल 110% ट्रू है। इन्होंने जो कुछ किया उस केस में, जिस तरीके से ब्लैकमेल करके इसने, फरागोगी ने, पीनी ने, इमरान ने और शहजाद अकबर ने पैसे बनाए। आप देखिए, ऊपर वाले का भी कानून है। जिस शख्स को ब्लैकमेल करके इन्होंने पैसे लिए, आज ही उसी केस में सजा हो गए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प केस है। तो ये कह देना कि जी हमने वो यूनिवर्सिटी भी चैरिटी चोरी के पैसे से बनती है। बेग साहब एक क्लैरिटी दरकार है ना। बेग साहब आप ही कह रहे हैं ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए, लेकिन जराए तो ये बताते हैं कि जब कहा गया कि वादा माफ गवाह बन जाइए तो इनकार कर दिया उन्होंने भी। तो अगर कोई ब्लैकमेल हुआ है तो आगे क्यों नहीं आया, फोरफ्रंट पे आके गवाही क्यों नहीं दी? देखें, वादा माफ गवाह बनने का तो मैं वैसे भी हक में नहीं हूं। जिस तरीके से अंडर प्रेशर ला के आप वादा माफ गवाह बनाते हैं और उसको अभी भी, आज भी उस शख्सियत को ब्लैकमेल ही किया जा रहा है, तो वो उसकी चॉइस है कि वो इनका मुखबर या वादा माफ गवाह बनना चाहता है या नहीं चाहता। मैं कभी उस हक में नहीं हूँ पर्सनली तौर पर। बाकी चॉइस उस शख्सियत की होती है, वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। तो ये वो ब्लैकमेल खाली इनके हाथों नहीं हुआ, और भी बड़े लोगों ने किया और बड़े अदारों ने भी किया और आज भी वो कर रहे हैं। ठीक, तो मकसद वो नहीं है। लेकिन इस केस के हवाले से मैं बता दूं 100% सही केस है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर साहब, इस केस की जो हम बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब के बयानात हमारे सामने हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे रिकवर कर लिए, सारी डिटेल से उन्होंने बात की और फिर काबीना से जो सिग्नेचर्स लिए गए। जो पीटीआई कह रही है कि ये स्टैंड नहीं करेगा केस, आपकी भी यही उम्मीद है? और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक ये बयानिया है कि ज़ाती तौर पे तो चाहे बुशरा साहिबा हो या खान साहब हों, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। एक ट्रस्ट की ज़मीन थी, बच्चों के लिए थी, मजहबी तालीम देनी थी वहाँ पे, तो हमें तो उससे कोई गेन नहीं मिला, नो पॉलिटिकल गेन। नहीं, अगर बुढ़ापे में एक आलिमा और एक आलिम दीन मिल के अगर कोई मदरसा खोलें कि हमने जाके वहाँ पढ़ाना है, तो फिर ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन कानून तो सामने आ चुका, जर्नलिस्ट ही लेके आए कि जी वो तो ट्रस्ट का कानून ही ख़त्म हो गया, वो तो ज़ाती मलकियत में तब्दील हो चुकी। और बेग साहब को ज़्यादा तो ना इमरान खान
को कोई समझता है और उस शख्सियत को भी। उन्होंने आज भी कहा है कि मैं 25-30 साल के राज खोल सकता हूं। तो मेरी तो यही है कि ये भुट्टो साहब भी राज खोलते खोलते चले गए, ये राज खुल जाने चाहिए। कब तक आखिर इन राजों के साथ हम चलेंगे? वो जॉन एफ कैनेडी का उसने कहा है ना कि मैं खोल रहा हूं, उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर कर दिया ट्रंप ने। तो यहां पे भी चीजें आ जाए ताकि एक दफा क्लैरिटी हो जाए जी क्या है क्या नहीं है। तो फिर अगर डट के खड़े होना है तो फिर सीधा सीधा सामने आ जाना चाहिए। मेरी राय तो ये है। जो केस की बात है, देखिए उसमें फ्रॉड 2-3 लफ्जों का है। मैं अल कादिर ट्रस्ट पे जाता ही नहीं। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने ओथ लिया है कि मैंने ये काम करने हैं और ये मैंने बातें बतानी और ये नहीं बतानी। आपको एक नोट देता है बैरिस्टर शहजाद और आप नोट को अप्रूव करते हैं, सेम डे पे वो कैबिनेट में आता है और नोट में अप्रूवल में लिखा हुआ है कि समरी डिवीजन मूव करेगी, यानी कोई भी कैबिनेट डिवीजन मूव करे, कुछ भी करे। वो मिनट्स मेरे पास इस वक्त फोन में मौजूद हैं जो उस वक्त जारी हुए थे और तीसरे दिन ही आ गए थे। वो आज तक रखे हुए मेरे पास, वो छोटा सा आधा पेज है और उसमें एनर्जी डिवीजन लिखा हुआ है नीचे। उसे आप कह सकते हैं कि जी वो जी किसी की ओमिशन थी, फलानी थी। मरहूम मारूफ अफजल कैबिनेट सेक्रेटरी थे। समरी डिवीजन के बगैर कैबिनेट में आ नहीं सकती, वो समरी नहीं थी, वो नोट था जो अप्रूव किया, जिसके वो नोट अब सारा पब्लिक हो चुका हुआ है कि वो एक सारा फ्रॉड था। प्राइम मिनिस्टर जानते थे उस फ्रॉड को, उन्होंने उसे कैबिनेट से ठप्पा लगवाया। उनका सबसे बड़ा हथियार ये था, वो बार बार अडयाला में कहते रहे कि जिस दिन इस केस में मैं अपने गवाह लाऊंगा ना, सारों के होश उड़ जाएंगे। और होश इस तरह उड़े कि जब उनका बयान हुआ तो उन्होंने कहा मैं गवाह नहीं दे रहा। डिफेंस उनका वही हो सकता था जो उनके खिलाफ उनके कैबिनेट के मेंबर पेश हुए। तो कौन से गवाह थे, किसने खौफजदा किया? बाकी जो आप अदालती निजाम की बेग साहब भी बात कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करते, हम नीचे से टॉप पे आए क्यों हैं। अच्छा, मसला यही है कि अदलिया सियासत खेलती है। आज भी वही कुछ हो रहा है। मतलब मंसूर अली शाह साहब के साथ बैठे हुए कादी फैजीसा को साकिब निसार साहब ने पेशावर में उठा के फेंक दिया था बेंच से, और इन्होंने उसका एतराज वाला फैसला पता कब लिखा? जब साकिब निसार साहब रिटायर हो गए थे। मंसूर शाह साहब ने ही एक्सटेंशन का रास्ता खोसा साहब के साथ बैठ के लिखा कि पार्लियामेंट बना दे, पार्लियामेंट के गले घंटी बंधवा दी, एक्सटेंशन की उड़ा देते। ये सारे लोग बाद में क्यों बोलते हैं? यहां उनकी जात है, जजेस का कंडक्ट लिखा हुआ है कि जी आपका जो जाती काम होगा आप उसमें नहीं आ सकते। आपके बाकी साथी ब्रदर जजेस मौजूद हैं, वो देख लेते इस बात को। हम कहां जाएंगे? हमारी तो कोई बहस ही नहीं है, इसीलिए तो हम नीचे से टॉप पे हैं। सही, ठीक है। इस पे मलिक साहब एक बयानिया जो तहरीक इंसाफ का सबसे पॉपुलर, अगर मैं कहूँ 2013 के इलेक्शन में नए चेहरों का बयानिया था कि नई पॉलिटिकल क्लास आएगी 2 पार्टियों के अलावा, और उसके बाद में हमने देखा परवेज़ इलाही साहब पार्टी के सदर भी बन गए। लेकिन करप्शन का जो बयानिया था उसको काफ़ी माइलेज मिला। पीटीआई का जो एक बयानात का एक अंबार था जिसमें ये साबित किया गया कि बाकी 2 पार्टीज़ जो हैं उसमें जो भी है वो उसका कम अज़ कम करप्शन से पाक कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। अब आपको लगता है कि जिस बुनियाद पे बाकी पार्टीज़ के ऊपर एक्यूजेशन लगती रही या लीडरान के ऊपर लगती रही कि कन्विक्टेड करप्शन के केसेस इन पे साबित हो चुके हैं, अब वही वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन, तो जो हथियार वहाँ इस्तेमाल हो रहा था अब उसी का शिकार हो गई पीटीआई, और किस तरह से इससे आगे बढ़ेगी? अब देखिए, मेरे ख्याल में ये दावा तो खैर पीटीआई का था कि इमरान खान क्वेश्चनेबल नहीं है। अगर राना साहब और मेरे ख्याल में बेग साहब बखूबी वाकिफ हैं, सिर्फ आरफ नकवी साहब के केस को अगर आप सामने रख लें, और पता नहीं मेरे ख्याल में उसमें हमने सब ने आंखें बंद क्यों की हुई हैं, ये की ये रखी हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने वो बयान आपको याद होगा जब एज पीएम खान साहब ने कहा कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके साथ इतना सब हो गया। आप देखें ना, यानी इसके बावजूद भी अगर हम जो है आंखें बंद कर लें तो खैर अलग बात है। दूसरी बात देखें, जिस प्रॉपर्टी टाइकॉन की या मलिक रियाज साहब की बात की जाती है, खान साहब के बयानात निकाल के देख लें। खान साहब कहा करते थे कि ये हर पार्टी को खुश करते हैं, हर पार्टी इनका त्यारा इस्तेमाल करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये जो है खरीद लेते हैं, हर फर्द को ये खरीद लेते हैं। खान साहब को आखिर क्या वजह बनी कि खान साहब उनके लिए जो काबीना के इजलास में बंद लिफाफा भी रख देते हैं, फिर वो अल कादर ट्रस्ट के लिए जमीन भी दे देते हैं। और अब आपको याद होगा जब उनसे सवाल ये किया गया कि भाई आपको जमीन उन्होंने दी, तो आपने देखा नहीं कि आप उसी बंदे से जमीन ले रहे हैं जिसके बारे में आप इतने इल्जाम लगाया करते थे। तो उनका जवाब बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा, ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे 9 अरब रुपए शौकत खानम के लिए फंड्स दिए जाते हैं, अब मैं कैसे चेक करूं कि कौन उसमें से कौन की पैसे कहां से ला के मुझे दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात को भी इस तरीके से गोल करने की कोशिश की
कि अगर मुझे जमीन दी गई अलकादर ट्रस्ट के लिए तो मैं कैसे चेक करता कि उनके पास पैसे। मलिक साहब लेकिन देखें ना, ये बात तो आपको भी क्लियर होगी कि 14 साल सजा मुकम्मल तो नहीं वो काट लेंगे इसमें। देखिए आप डाउटफुल तो हो जाते हैं ना जी। अगर आप, मैं कहता हूं सजा चले कल से वो हाई कोर्ट से बरी होकर बाहर आ जाएं, यानी ये उनके गले में लगा हुआ दाग जो है, उनके सीने पे लगा हुआ है, क्या ये धुल सकेगा? देखिए एक चीज होती है पॉपुलर, लोग कहते हैं जी पॉपुलर हैं। पॉपुलर होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी चोरी नहीं पकड़ी गई, यानी आपकी चोरी तो पकड़ी गई ना जी। आपने आखिर क्या वजह थी, आप शहजाद अकबर साहब को सारा आप दौड़ा रहे थे। शहजाद अकबर साहब पहले खत लिख रहे थे, पहले आपकी हुकूमत खत लिख रही थी बरतानवी हुकूमत को कि जनाब एक बहुत बड़ा माफिया है जो वहां पे ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, और उसी माफिया के साथ आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए काबीना का इजलास भी बुलाते हैं, उसमें मंजूरी भी लेते हैं, फिर उसके बाद आप डिफेंड करते हैं। आज तक आप डिफेंड कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि पॉपुलर होना और साथ आपके ऊपर कोई दाग लग जाना, इसको आप कैसे धो सकते हैं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप दूसरों को ये सारी चीजें कहते रहे, हर एक के ऊपर इल्जाम आप लगाते रहे, आज आप उसी कटहरे में आके खड़े हुए हैं। ये एक दो चीजें नहीं है, बेशुमार ऐसी चीजें और भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो खान साहब इस बात को मानने के आदी नहीं है। आपने जिक्र किया परवेज आई साहब का, यानी ये आपको ये भी याद होगा, दो बयानिए थे खान साहब के। एक उनका बयानिया था कि मैं इलेक्टेबल्स को कभी साथ नहीं लूंगा, मैं जनाब हार जाएगी मेरी पार्टी लेकर मैं किसी चोर डाकू को अपने साथ नहीं रखूंगा। 2013 का इलेक्शन देख लें, 2018 का इलेक्शन देख लें, 2024 के इलेक्शन में भी बहुत से उम्मीदवार वो देख लें। पंजाब में तो अगर आप जायजा लें पूरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग इनके साथ हैं तकरीबन। जब पीपल्स पार्टी वहां से पंजाब से एलिमिनेट हुई, पीछे चली गई, सारे लोग भाग के इनके पास आ गए, वो सारे पीटीआई के कारकुन बन गए और वो उनको टिकट्स भी मिल गई। दूसरा बयानिया था बलदियाती इलेक्शन का कि जी बलदियाती निजाम को मजबूत करेंगे, फंड्स एमएनए से निकाल के, एमपीए से निकाल के हम बलदियाती इदारों को देंगे और ये मैं सारे काम खत्म कर दूंगा। पंजाब में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने अपने मुखालिफ बलदियाती इदारों को तोड़ दिया, पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए। यानी कोई एक क्वेश्चन हो तो हम उस पर बात करें ना, हर चीज पे उन्होंने यू टर्न लिया, हर उस दावे से वो पीछे हटे जिसको दावा किया करते थे। ये आप इस्लामाबाद में पीएम हाउस में यूनिवर्सिटी राणा साहब ने देखनी थी, राणा साहब ना देख पाए कि यूनिवर्सिटी बनी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें, बल्कि मुझे उनका आज तक वो एक बयान याद है, मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा था जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा उसी दिन बिल्डोजर लेके हम गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होंगे, दीवारें गिरा देंगे। वो ना दीवारें गिरी, ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बना। तो मेरे ख्याल में ये दावे हमारे यहाँ किए जाते हैं, मंशूर पेश किए जाते हैं, अवाम को कुछ और कहा जाता है, इकदाम आपके कुछ और होते हैं। ठीक है मोहसिन बेग साहब, ये मुज़ाकरात का जो अमल था, अब इसमें जो डेडलॉक दिखाई दे रहा है वो जुडिशल कमीशन जो 9 मई के हवाले से है उस पर है, और पीटीआई ये फील करती है कि हुकूमत इस पर बात नहीं करना चाहती। उसकी वजह यह है कि आर्ग्यूमेंट ये है कि केसेस पहले से अदालतों में मौजूद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल हो रहे हैं, तो इस पर एक और जुडिशल कमीशन बनाने का जवाब पैदा नहीं होता। आपको लगता है कि इस पर तहरीक इंसाफ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, या डेडलाइन जो 31 तारीख की है उसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी जिस तरह शेख वकास साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, दोनों साइड की जो कमेटीज हैं, ये इतने पावरफुल नहीं है कि खुद से कोई डिसीजन या कमेटी के अंदर कोई फैसला कर सके। अभी मुज़ाकरात के लिए और जो कमीशन के लिए पीटीआई ने डिमांड्स लिख के दी हैं, उसके कमीशन के टीओआर भी बना दिए खुद से ही। हालांकि कमीशन जब बनेगा तो वो टीओआर अपने खुद बनाएगा, लेकिन ये टीओआर और ये जो जुडिशल कमीशन बनाना, ये चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये तो नहीं होना। और ये मुज़ाकरात भी मैं समझता हूँ फ्रूटफुल नहीं होंगे। अगर ये पीटीआई वाले थोड़े से सिंसियर या सीरियस होते तो इस मुज़ाकरात और डायलॉग को आगे लेके चलते पॉजिटिव तरीके से, और कहीं जाके इनका कोई बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कायम होता गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि पीछे से हैंडलर्स ये इनको बता रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई केसों के फैसले हो चुके हैं, और ये जो खान साहब या पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, ये कल्ट का जो एक ऐसा माइंडसेट बन गया है, किसी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सही। और जो इनका बानी लीडर है वो तो मुंह पे झूठ बोलता है और आधे घंटे बाद बदल जाता है, और कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। वो अंग्रेजी की एक सेइंग है कि इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। तो उसको लोग अगर लीडर मान लें और माने जा रहे हैं,
जो कि हर आते वक्त और दिन के साथ अपनी स्टेटमेंट बदल ले, तो आप बताइए ये मुज़ाकरात, ये कमेटियां, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकता है? मैं नहीं समझता। मतलब आपको लगता है कंक्लूजन की तरफ ये नहीं जाएगा? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की कि वाहिद जो मकसद था तहरीक इंसाफ का वो इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था और वो उन्होंने अचीव कर लिया है। रऊफ़ हसन साहब ने भी यही कहा कि दरअसल असल बात जो होनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही होनी है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो बयान है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि डील करने की बात जो PTI जिसको डिनाई करती रही है उस पर कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है? देखिए, बैकडोर तो कभी भी बंद नहीं हुआ। अब ये बराह रास्त राब्ता किस तरह होगा, आप इमरान खान की ज़ुबानी सुने। उनसे अडयाला जेल में पूछा कि जनाब आप बताएं आपके पास इस्टेब्लिशमेंट से कोई मैसेज आया, कौन लाया, क्या मैसेज था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनडायरेक्ट मैसेज आया, लाने वाले का नाम भी नहीं बताऊंगा और भेजने वाले का भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कि अंगेज तो वो हर सूरत में कब से होना चाह रहे थे। फिर अब जब बात हुई और खान साहब ने खुद खोली, जिसको बैरिस्टर गौर छुपा रहे थे कि हुई है बात और बराह रास्त बात हुई है, जिस पे फिर उन्होंने कहा जब खान साहब ने कह दिया तो मैं कह दूं, और अस्करी तर्जुमान ने कह दिया कि जी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इसको जुबैर साहब को लोग ले आए मीडिया पे कि जी मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था, बात तो हम 6 घंटे अगर बैठे रहे तो हम क्या करते रहे। जी बिल्कुल मान लें कि PTI की बातचीत आर्मी चीफ से हो गई एक लम्हे के लिए, चाहे सिक्योरिटी जराए ने तहदीद कर दी हो। नतीजा क्या निकल रहा है? क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया है? क्या ट्रंप गारंटर बनेंगे इनके आके कि जी आर्मी के साथ जो कुछ कर दिया है और जिस तरह बच्चे बच्चे की जुबान पे लाके उनको गंदा कराने का प्रोग्राम, क्योंकि ये एक्स आर्मी जो हमारी साबका एस्टेब्लिशमेंट या रजीम कहेंगे, ये काम उनका तैयार किया हुआ है ना। ला के बसों में भर भर के लेक्चर दिलवाए गए, लोगों को सिर्फ ये सिखाया गया कि पिछले सारे चोर थे और ये बड़े साहब आए हैं जो बहुत अच्छे हैं और इन्होंने तो पता नहीं क्या इनकलाब करना है। वो अपने 3.25 साल का एक दिन का हिसाब देने को तैयार नहीं। 11वां साल उनका, 12वां साल शुरू होने वाला है, KP में उनकी हुकूमत है। क्या किया उन्होंने? वो डिंगी के दिनों में हेलीकॉप्टर लेके निकल जाते थे कि जी मैं नए सियाती मकामात बना रहा हूं, वो पुराने भी बर्बाद हो गए, नए तो क्या बनने थे। यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें ये बेच रहे हैं KP में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम किया है कि चांसलर अब गवर्नर नहीं होगा, CM होंगे। बहुत अच्छी बात है, तालीम तो दे देना। जो तालीम वज़ीर आला खुद खड़े होकर चौक में दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं वो आपने सुन लिया हुआ है। वो अपने किस्से क्या सुनाते हैं NCA के, यूनिवर्सिटी कॉलेज के, लाहौर कॉलेज के। आज इमरान खान के साथ बातचीत करके फौज को क्या मिलना है? मुझे तो सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए कि वो तो चाह रहे हैं कि मेरे साथ फौज करे वो काम जो मेरे साथ बाजवा साहब कर रहे थे, जो जनरल पाशा कर रहे थे, जो जनरल जितने भी बीच में आए सारे मेरे साथ चलते रहे और मुझे लाडला बच्चा बना के रखा, वही कर लो। अब ये तो इदारे ने एक फैसला किया था ना, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे DGISPR और DGISI ने की और बताया कि हमने एक फैसला किया है। उस फैसले के बाद जो सहूलतकारी खुद जनरल बाजवा करते रहे इमरान खान के साथ, जिसमें आमिर साहब शॉर्टली जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि अगर खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी होता है तो मेरे लिए कम से कम हैरत की बात नहीं होगी, ये अब भी ऑन द कार्ड्स है। देखिए मैं आपको बताऊं, मिलिट्री हो ना हो, इस वक्त तक मेरी इतला के मुताबिक उनका सौदा नहीं बन रहा। अच्छा। ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी तरह से भी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो आजकल अलायंस बन रहा है ना घरों घरों में जाके, वहां हर बंदा पूछता है इमरान खान कितने दिन खड़े रहेंगे। इसकी मिसाल सिर्फ इस तरह है कि जब PDM बना तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान को इमाम बनाया और खड़ा कर दिया कि हम साथ खड़े हैं आपके, और अपने मकासद हासिल किए। यहां घरों में जाके ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद वो सवाल ये होता है कि इमरान खान कितने दिन से इस अलायंस को जिसको आप अनाउंस करना चाह रहे हैं खड़ा होगा। ये है ट्रस्ट डेफिसिट आपस में भी। मिलिट्री तो बहुत दूर की बात है। सही। मलिक साहब, अगर हम शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन पर आकर सोचें तो एक ऐसी सियासी जमात जिसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज़ कर दिया, ये भी कह दिया कि सियासत नहीं रियासत बचानी है। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन में ना जाकर भी अपने आप को डैमेज कर लिया, पंजाब में भी खासा नुकसान उठाया सिर्फ इसलिए, और उस स्टेज पे हुकूमत ली जब बातें हो रही थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इकॉनमी में। तो अगर शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन पे जाकर ये सोचें कि PTI की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पावरफुल कॉरिडोर से, वो क्या फील कर रहे होंगे कि हमने तो सब लूज कर दिया और अब जो इक़्तिदार मिला था वो भी जा रहा है। देखिए मुजम्मिल साहब, पहली बात तो यह है कि मैं राना साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर कोई ये समझे
कि आज के दिन तक खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है कि वो दोबारा से वही बाजवा साहब वाली मोहब्बतें उनको मिल जाएंगी, तो उसका तो इम्कान आज के दिन तक कोई नज़र नहीं आता। ठीक, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई ने एक ऐसी कंपेन की है और वो अब भी जारी है। या तो पीटीआई उस कंपेन से पीछे हट चुकी होती कि उसने पूरी कोशिश की कि फौज को और पीटीआई के जो हामी हैं उनको आमने सामने ला खड़ा किया जाए, और उसकी कंपेन आज पीटीआई रोकना भी चाहे तो उसके बस में नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता पाकिस्तान के अंदर सियासत मकबूल होती है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ। इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को बना के उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है, वो इससे पीछे भी नहीं हटना चाहते और इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि अब ये माफ़ी इस तरीके से होगी कि उनको दोबारा से वही सपोर्ट मिले और दोबारा से वही एक पेज हो और इमरान खान साहब उसी कंधे पे बैठ के दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। इसलिए मेरे ख्याल में ये हालात बड़े अब मुश्किल हैं और इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी सूरत भी इस बात पे यकीन नहीं करेगी कि पीटीआई जो है ये फौज के खिलाफ कंपेन जो है वो बंद कर देगी। अब देखिए आज के दिन तक वो लोग जो बाहर से बैठे हुए, मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो एंटी फौज बयानियां बना रहे हैं या एंटी स्टेट बयानियां बना रहे हैं, बारहा फवाद चौधरी साहब ने जाके इमरान खान साहब से कहा था कि हमें एक वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। और ये प्रॉपर अपने पीटीआई के फोरम से और ट्विटर से, खान साहब के ट्विटर से हैंडल से ये ऐलान करना चाहिए। खान साहब ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। तो मेरे ख्याल में वो मजे लेना चाहते हैं पॉपुलैरिटी के भी, और साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये होगा नहीं। ठीक, और ये पॉसिबल नहीं है से जो सवाल है जो है इदारे के पीएमएलएन क्या फील कर रही होगी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो? मेरे ख्याल में पीएमएलएन कंफर्ट है, पीएमएलएन को अभी कोई इस बात का डर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तो पीएमएलएन के लिए रास्ते साफ हैं। अब देखना पीएमएलएन के लिए क्या मुश्किल होगी। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब की वापसी नहीं होनी, उन्हें पता है कि कोई अगर कंप्रोमाइज होता भी है तो उसकी सूरत में हुकूमत ने नहीं जाना। अगर हुकूमत ने नहीं जाना तो पीएमएल कंफर्टेबल है। अब पीएमएल के लिए मसला ये है कि वो अगर अपनी पंजाब के अंदर जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, अपना वोट बैंक, अपने कारकुनों को मोटिवेट करने में वो कामयाब हो जाते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी जो है जिसको आज हम तस्वर करके बैठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलैरिटी जो है इलेक्शन के मैदान में उसी तरीके से रहे जितना 2024 में। लेकिन डिपेंड करेगा अगेन मियां नवाज शरीफ के ऊपर, मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी कब तक बरकरार रहेगी? मेरे ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब पे फोकस किए हुए, ऐसा नहीं है मियां नवाज शरीफ पंजाब पे फोकस नहीं किए हुए। मरियम नवाज बाहर निकली रही हैं, जगह जगह यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, मियां नवाज शरीफ की प्लानिंग चल रही है और मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर पंजाब के अंदर वो अपना वोट बैंक वापस लाते हैं या अपने आप को दोबारा से मरियम नवाज पार्टी के लिए बेहतर काम कर जाती हैं तो आने वाले इलेक्शन में मुकाबले की फजा होगी, मुकाबले की फजा में फिर पीएमएलएन गेन कर सकती है। ठीक है, ठीक है। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि फरवरी में अगले महीने इसका इजलास भी बुलाया जाएगा और पीडीएम तर्ज पे जिस तरह पीटीआई के खिलाफ एक मूवमेंट चली थी उसी तरह इसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर ये मुज़ाकराती अमल फेल होता है, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि मुझे फ्रूटफुल ये नहीं लग रहा, तो फिर सेकंड ऑप्शन यही है कि सोलो फ्लाइट तहरीक इंसाफ बंद करे, मौलाना साहब से बात करे, अचकज़ई साहब से बात करे, दीगर पार्टीज़ को साथ मिलाए और एक मूवमेंट चलाए, टफ टाइम दे हुकूमत को? देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ही बना सकती हैं। ये जिस तरीके की पार्टी और इंडिविजुअल लोगों को बना के ये कोई अलायंस बनाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे बन नहीं पाएगा। और पीटीआई के जो बाकी लीडरशिप है जो आपको नजर आ रही है, इन बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। खान ना हो तो कोई अलायंस नहीं होगा। खान कभी चाहेगा नहीं कि वो जेल में रहे और बाकी लोग जो है वो फ्रंट पे रहे और मजे लूटे लें। बेग साहब सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा को पंजाब की लीडरशिप मशवरा दे रही है कि आप पार्टी को टेक ओवर कर लें, क्योंकि अगर टेक ओवर आप नहीं करती तो फिर इसी तरह केओस बढ़ जाएगा, हर कोई अपना अपना बयानिया बनाता रहेगा पार्टी में। देखें, ये तो वही बात है जिसके खान सारी जिंदगी नफी करता रहा। ये बाकियों को तनकीद करना कि ये डायनेस्टीज हैं, घर के लोगों को योद्धा देते हैं, तो अगर अलीमा बाजी का तो कोई तल्लुक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं है। ठीक है, वो अपने भाई के लिए अगर कोई बयानबाजी कर रही हैं तो वो ठीक है, एज ए बहन उनका हक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि खान कभी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से बैरिस्टर गौहर को बनाया, उस बेचारे का क्या तल्लक है पीटीआई से या पॉलिटिक्स से? सही।
वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो एज ए पीएनई ऑपरेट कर रहा है या मैसेंजर ऑपरेट कर रहा है। ठीक। तो खान कभी अपनी पावर्स किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पीटीआई बनी उसके लिए थी और जब वो नहीं होगा तो उसी के साथ पीटीआई भी चली जाएगी। सही। तो ये ग्रैंड अलायंस का मैं नहीं समझता कि कोई रिजल्ट निकलेगा। और इनमें आएगा कौन? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो इस वक्त गवर्नमेंट रन कर रही हैं, तो इनकी बात क्या माननी? जो लोग आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स हैं, खुदा जानता है अपनी सीट के पास सीट भी बहुत सारे लोगों ने तो अपनी सीट भी नहीं जीती। ये खाकान अब्बासी साहब, क्या आपका ख्याल है ये दो बंदों की पार्टी कोई मेजर डेंट क्रिएट कर लेगी? वो अपने इलाके में तो तीसरा इलेक्शन हार चुके हैं। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ टीवी स्क्रीन के लिए है, अपनी न्यूज़ वैल्यू बनाने के लिए है, टीवी के टॉक शोज में बयान दे सकते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास आना साहब, नसरुल्लाह मलिक, मोहसिन बेग साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।